गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को क्लास 12 के ऑप्टिक्स चैप्टर में प्रिज्म के बारे में बतलाया जाएगा। सबसे पहले देखिए प्रिज्म होता कैसा है। तो प्रिज्म देखिए एक त्रिभुजाकार संरचना होती है। ये कैनवास की तरह होता है प्रिज्म। ये देखिए इस ऐसे प्रिज्म हम बना लेते हैं। ये प्रिज्म है, मान के चलिए ए बी सी। ये देखिए ये परावर्तक सतह है, अपवर्तक सतह जिसको कहते हैं, और ये प्रिज्म एंगल ए, प्रिज्म कोण है, ये प्रिज्म कोण, और ये प्रिज्म का आधार, ये अपवर्तक सतह। तो प्रिज्म में जो होता है, प्रिज्म एक त्रिभुजाकार आकृति होती है और जो थ्री डायमेंशनल होती है, त्रिविमीय होती है। और इसमें जो होते हैं ये फलक जो होते हैं, दो त्रिभुज के फलक होते हैं और तीन आयताकार फलक होता है। तो प्रिज्म में याद रखिएगा, प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार फलक होता है, त्रिभुजाकार फलक, और तीन आयताकार फलक होता है। ये पॉइंट आप लोग दिमाग में रखना है। प्रिज्म किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि कांच की बनी हुई एक ऐसी आकृति जो दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं जिसमें, और जिसमें कि तीन आयताकार फलक होते हैं, उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म से होकर प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे अभी। तो देखिए प्रिज्म की परिभाषा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रिज्म की परिभाषा आप लोग नोट कर लेंगे। तो देखिए कांच की बनी हुई वैसी त्रिविमीय आकृति जिसमें दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार फलक होते हैं उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म दो तरह के कांच के बने होते हैं, एक फ्लिंट कांच होता है और एक क्राउन कांच होता है। क्राउन कांच जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और फ्लिंट कांच पे जो बने होते हैं वो हाई पावर के होते हैं। तो देखिए प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण भी होता है। तो हम सबसे पहले प्रिज्म का जो है, प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? तो दो अपवर्तक सतहों, देखिए दो अपवर्तक सतहों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, और प्रिज्म कोण के सामने की जो भुजा होती है वो भुजा प्रिज्म का आधार है। तो प्रिज्म कोण और प्रिज्म आधार को भी आप लोग परिभाषित कर सकते हैं कि दो अपवर्तक सतह जो होते हैं उस सतह के बीच बने हुए कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है, सूचित किया जाता है, तथा प्रिज्म के आधार को लिख सकते हैं कि प्रिज्म कोण के सामने की जो भुजा होती है वह प्रिज्म का आधार कहलाता है। तो चले आगे। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का। ये प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें, यानी या तो क्वेश्चन रहता है सिद्ध करें कि म्यू बराबर साइन इन डेल्टा मिनिमम मीन प्लस ए बाई 2 बटा साइन ए बाई 2, ये सिद्ध करना रहता है। यानी प्रिज्म में देखिए हम एक प्रकार का ये एबीसी एक प्रिज्म बना लिया, इससे प्रकाश यहाँ से आपतित हुई और ये यहाँ से देखिए ये कोण गया, ये कोण को विचलन कोण कहेंगे। ये हमारा निर्गत किरण हो गया, ये निर्गत कोण हो गया, और ये कोण को हमने R1 माना है और ये कोण को हमने R2 माना है, और ये आपतन कोण हो गया, ये निर्गत कोण हो गया। तो इस ढंग से ये जो यहाँ पर देखें, एक यहाँ पर जो ये पॉइंट बन रही है यहाँ पर इसको, तो ये पॉइंट जो बन रही है कोण, यहाँ पर एक देखिए चतुर्भुज टाइप का निर्माण हो रहा है। तो एबीसी एक प्रिज्म है, यहाँ बिंदु क्यू ए आर एन एक चतुर्भुज बन रहा है जिस पर की कोण ए प्रिज्म कोण है। यहाँ पर देखें 90 डिग्री का एंगल, ये लंब डाला गया, ये भी लंब डाला गया, ये एंगल पता नहीं है। तो सबसे पहले इस एंगल यहाँ पर जो है हम मानेंगे, माना कि लिखेंगे, माना कि एक एबीसी एक प्रिज्म है जिससे एक किरण यहाँ पर मान लेते हैं पी क्यू आर जो है किरण क्या होती है, आपतित होती है, जिससे आर एस निर्गत किरण है।
यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना पड़ेगा कि कोण ए जो है क्या है, प्रिज्म कोण है, थोड़ा सा लिख दें। और कोण डेल्टा जो है, यहाँ जो डेल्टा बन रहा है कोण ओ बराबर डेल्टा बराबर विचलन कोण, और यहाँ पर जो बन रहा है ये कोण बन रहा है कोण आर बराबर ई आर एस, तो ये बन रहा है निर्गत कोण। और कोण आई यहाँ पर देखिए कोण पी क्यू जो है, कोण क्यू बराबर आई यानी आपतन कोण। और ये क्या है, आर एस जो हमारा है निर्गत किरण, और पी क्यू आपतित किरण, पी क्यू जो है हमारा आपतित किरण। यहाँ पर लिखें पी क्यू जो है हमारा आपतित किरण, आपतित किरण है। तो इधर से पी क्यू आपतित किरण हो जाते हैं। अब देखें यहाँ पर माने हमने क्या है, माना कि कोण, ये देखिए कोण जो माने हैं हम, ये क्यू ए क्यू एन, ये जो ये ए क्यू एन, तो ए क्यू एन जो है एक ए क्यू एन नहीं, आर क्यू एन ऐसा लिख सकते हैं। आर क्यू एन बराबर आर वन तथा क्यू आर एन तथा क्यू आर कोण जो है क्यू आर एन बराबर आर टू माना है। तो ये जो यहाँ पर देखें, इसीलिए जो कोण बना है ये ऊपर वाला जो एंगल बना है, जब ये मान लिया गया तो ये एंगल आई, देखिए ऐसा एक त्रिभुज बन रहा है इस तरह से। यहाँ देखिए ये जो एंगल है हमारा आई है पूरा, तो ये भी पूरा आई होगा। तो ये R1 नीचे का जो है R1, तो ये जो एंगल हो जाएगा R1, ये I माइनस R1 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर NQR ऐसा लिख सकते हैं हम, कोण NQR बराबर NQR ऐसा लिख सकते, सॉरी गलत हो रहा है यहाँ, QR एक प्रिज्म कोण है, कोण ए डेल्टा विचलन कोण, कोण आर बराबर ई निर्गत कोण है, कोण क्यू बराबर आई आपतन कोण, आर एस एक निर्गत किरण है। इस तरह से कोण यहाँ माने आर क्यू एन आर वन, क्यू एन क्यू आर एन आर टू, इसी प्रकार हो जाएगा। तो ऊपर का जो कोण होगा आर क्यू ओ, सपोज दैट आर कोण आर क्यू ओ बराबर हो जाएगा आई माइनस आर वन, और कोण हो जाएगा क्यू आर ओ बराबर हो जाएगा ई माइनस आर टू। ये हो जाएगा ऊपर का कोण। इस तरह से सबसे पहले हम चले एक चतुर्भुज, देखिए इसमें चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, इस ढंग से चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, ऐसे ऐसे ये ए है, ये क्यू है, ये आर है और ये एन है। ये एंगल ए है, ये एंगल पर एन भी एन को एन ही मान लेते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि ये लंब डाला गया, ये भी लंब डाला गया, अभी लंब का कार्य कर रहा है, तो ये लंब 90 डिग्री का। तो चतुर्भुज जो बन रहा है, इस चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होगा, तो 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि चतुर्भुज ए क्यू एन आर में, ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए क्यू एन आर में, लिखेंगे चतुर्भुज ए क्यू आर एन में कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एन बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर ए है, प्लस कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, और कोण आर बराबर भी 90 डिग्री, प्लस कोण एन बराबर एन ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर 360 डिग्री
अब ये 9 ये कोण ये एंगल हो जाए ए प्लस कोण एन बराबर हो जाए 90 90 180 इधर 360 माइनस हो जाएगा 180। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस कोण एन इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण एक इसको मान लेते हैं। अब आगे हम देखें एक त्रिभुज चल रही है, उस त्रिभुज को हम लेंगे। ये देखें त्रिभुज को हम तो देखें यहाँ एक त्रिभुज लेंगे क्यू एन आर में, लिखेंगे त्रिभुज क्यू एन आर में, क्यू एन आर में कोण क्यू एन आर में जो हो रहा है कोण आर क्यू एन यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कोण आर क्यू एन प्लस कोण क्यू एन आर, यहाँ पर डायरेक्ट कोण एन देते हैं प्लस कोण क्यू आर एन, यहाँ पर आर है बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी कोणों के ये R1 है, ये N ही है, ये R2 है, तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस N बराबर कोण N बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या होगा, 1 और 2 से देखेंगे हम क्या 180 डिग्री बराबर हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं a प्लस कोण n बराबर, ये देखें R1 प्लस R2 प्लस n कोण n और कोण n कट गया तो a बराबर निकल गया R1 प्लस R2। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं हम। फिर आगे चले हम देखें। अब यहाँ पर त्रिभुज दूसरा देखें, ऊपर की ओर एक त्रिभुज बन रही है ओ क्यू आर, लिखेंगे नाव त्रिभुज क्या होगा ट्रायंगल ओ क्यू आर में क्या होगा, देखें ऐसा सा त्रिभुज थोड़ा सा भैया डेल्टा बना हुआ है कौन, ये I माइनस R1 ये E माइनस R2। तो ये डेल्टा बाहर के जो कोण होते हैं अंतर के दो कोणों के योगफल के बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट लिखें डेल्टा बराबर क्या होगा, अंदर का I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। अब इसको देखें डेल्टा बराबर I यहाँ पे R1 ऐसे दे I प्लस E बराबर प्लस हो जाए माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये तो ये डेल्टा बराबर निकल गया I प्लस E। यहाँ जो हुआ R1 प्लस R2 बराबर क्या निकल के आ रहा है A। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। तो डेल्टा बराबर निकल गया मेरा I प्लस E बराबर A। अब लिखेंगे यहाँ न्यूनतम विचलन, क्या लिखेंगे न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन के लिए। अब देखिए एक ग्राफ से बता रहे हैं आपको कि न्यूनतम विचलन कब होता है। ये देखिए एक ऐसा फिगर बना लें और यहाँ से ऐसे चले तो देखिए एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कि ई एंगल आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों का मान बराबर होता है, तब जाके न्यूनतम विचलन होता है। आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा कि न्यूनतम विचलन प्रिज्म में कब होते हैं, तो निर्गत किरण का मान और आपतन कोण का मान, निर्गत कोण का मान और आपतन कोण का मान जब बराबर हो जाते हैं तब न्यूनतम विचलन। इस स्थिति में R1 तथा R2 क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हम न्यूनतम विचलन के लिए हम लिख सकते हैं क्या, यानी न्यूनतम विचलन के लिए लिख सकते हैं E बराबर I माना, यानी सबके बराबर कौन हो, E बराबर I हो जाएगा। दूसरा R1 बराबर R2 हो जाएगा, बराबर क्या हो R माना, यहाँ लिख सकते हैं। तो समीकरण 4 से, अब समीकरण 4 से क्या निकल के आया, डेल्टा मीन, यहाँ पर मिनिमम का मतलब न्यूनतम, डेल्टा मीन बराबर हमको निकल के आ रहा है I प्लस ई के जगह हम I दे सकते हैं माइनस R1 के बदला में हम लिख सकते हैं R
R2 के बदला में लिख सकते हैं R, दोनों के बदला में I माने हैं, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 4 से यहाँ पर A, सॉरी तो यहाँ पर डेल्टा मीन बराबर हम लिख सकते हैं 2i माइनस a। इसको टू आई बराबर क्या हो सकता है, डेल्टा मीन प्लस a, और i बराबर निकल के आ रहा है डेल्टा मीन प्लस a बाय 2। ये i का मान निकल के आ रहा है, यानी अपतन कोण का मान आ रहा है। अब r परावर्तन कोण का मान, हम अपवर्तन कोण का मान निकालेंगे, r का जो मान है वो निकालेंगे। तो r के मान के लिए हम लिखेंगे समीकरण जो बताया गया था r1 प्लस r2 बराबर a, समीकरण 2 जो था हम उससे निकलेंगे। तीन से क्या समीकरण 3 था कि a बराबर हमारा निकल गया r1 प्लस r2, ये समीकरण 3 था। तो अब a बराबर निकला r1 के जगह r प्लस r2 के जगह r, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है a बराबर 2r, देयरफॉर r बराबर निकल के आ रहा है a बाय 2। अब इतना निकल के आ गया। अब I और R एंगल जो थे यानी अपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का मान निकल के आ गया, तो हम निकाल सकते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। तो दैट्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन आई की जो वैल्यू निकली है हमें क्या निकला है, डेल्टा मीन प्लस ए बाय 2, और साइन आर की जो वैल्यू निकली है यहाँ पर a बाय 2। तो इस ढंग से लिख सकते हैं म्यू बराबर साइन डेल्टा मीन प्लस a बाय 2 बटा साइन a बाय 2। यही हमें प्रूफ करना था। कभी कभी इससे आगे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, यानी विचलन कोण का मान ज्ञात करें। तो देखें हम थोड़ा आगे भी इससे निकले। तो देखिए साइन यानी आप लोग लिखेंगे थीटा का मान रेडियन में होने पर छोटे मान के लिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर थीटा। साइन थीटा बराबर थीटा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा मीन बाय मीन प्लस ए बाय 2 बराबर डेल्टा मीन प्लस ए बाय 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हो जाएगा साइन ए बाय 2, एंगल हमारा ए बाय 2, तो ये बाय 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर, यहाँ देखिए साइन इतना बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा मीन प्लस ए बाय 2 बट्टा ए बाय 2, 2 कैंसल हो गया, तो म्यू बराबर हमारा निकल के आ रहा है डेल्टा मीन प्लस ए बाय ए। ये कभी कभी कह देता है सिद्ध करने के लिए। तो इस ढंग से आप यहाँ से तक निकाल सकते हैं। इससे आगे भी कभी कहता है कि विचलन का मान, न्यूनतम विचलन को ज्ञात करें, तो न्यूनतम विचलन भी हम आगे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए न्यूनतम विचलन के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए आगे डेल्टा मीन का मान निकालना, हम लिख सकते हैं क्रॉस म्यू बराबर यहाँ पर निकला मेरा डेल्टा मीन प्लस ए बाय ए। अब हम लिख सकते हैं ए क्या है, प्रिज्म एंगल है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा मीन प्लस ए बराबर म्यू ए, देयरफॉर डेल्टा मीन बराबर म्यू ए माइनस ए। अब ए क्या होगा, कॉमन आ सकता है, तो डेल्टा मीन बराबर म्यू, यहाँ पर हो सकता है ए कॉमन, तो म्यू माइनस 1। यानी विचलन का जो मान होगा, विचलन न्यूनतम विचलन का एक फॉर्मूला सामने आ रहा है। देखिए न्यूमेरिकल में आप लोगों को बहुत ही मदद करते हैं ये सारे फॉर्मूले। तो देखिए 3 फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं आपको, पहला जो निकला था, ये दूसरा है और ये तीसरा। तो मैक्सिमम यहाँ तक प्रश्न अगर करता है कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त करें तथा इसके न्यूनतम विचलन का मान प्राप्त करें, तो ये न्यूनतम विचलन का मान हो गया। इस ढंग से प्यारे बच्चों आपको 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया। 5 नंबर आप अगर पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और
वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।